नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं भारत और जापान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं एक डिफेंस पैक्ट जो कि भारत के रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री के बीच में आज हुआ है। और ये डिफेंस पैक्ट जो है, मुख्यतः हम कह सकते हैं, वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी ऐसी डील हुई हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक मैरीटाइम सिक्योरिटी जो डिफेंस पैक्ट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती हुई गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए भारत और जापान एक साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ अभी पिछले कुछ समय में जिस तरीके से भारत की चिंताएं बढ़ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे मक्का एग्रीमेंट कहते हैं। उसके तहत कहीं ना कहीं भारत को भी ये लग रहा था कि हमें इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत कहीं भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम अपने स्तर पर भी बहुत मजबूत हैं और हमारी जो एलाइज कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो ये ऐसे टाइम पर डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसका एक अच्छा मैसेज जो है वो इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर अच्छा मैसेज जो है पहुंचेगा। तो आज के सेशन में हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं कि इस डिफेंस पैक्ट में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, ये भारत के लिए किस प्रकार महत्व रखता है, और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री और जापान की प्रधानमंत्री के बीच में भी जो बातें हुई थी उनका आज क्या रोल है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, ए टू जेड एनालिसिस यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इंडिया जापान डिफेंस पैक्ट सेंड्स स्ट्रॉन्ग चाइना सिग्नल, यानी ये चाइना को ध्यान में रखकर विशेषतः इसलिए है क्योंकि चाइना जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको लगातार बढ़ाता जा रहा है। इससे परेशान जापान भी है और इससे परेशान भारत भी है। परेशान नहीं है तो भविष्य के लिए चिंतित जरूर हैं, और भविष्य की तैयारियां समय पर कर ली जाएं तो सबसे बेहतर है। दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भारत के पास में एक विशाल नौसेना है, दूसरी तरफ में जापान के पास में नौसेना है, लेकिन साथ में तकनीक जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। भारत का यहाँ पर जो डील हुई है उसमें दो मेजर फैक्टर हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का प्रोडक्शन लेवल पर जो कैपेबिलिटीज हैं उन दोनों को साथ लाया जाए और चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया एंड जापान एग्री टू डिफेंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप साइन ऑन एमओयू। तो देखिए, यहाँ जो ये एक तरीके से एग्रीमेंट जो हुआ है उसे आप मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये समुद्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लिया गया है। और भारत जापान के बीच जो ये डिफेंस डील हुई है, ये पाकिस्तान को बड़ा झटका कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तरीके से जवाब तो मिला होगा कि भाई आप इधर डिफेंस डील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी तैयारियां जारी हैं। तो चलिए, अब देखो यहाँ हुआ क्या है, खबर को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सिंजीरो कोइजूमी, इन्होंने, और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू जो है उस पर साइन किया। ये बायलैटरल मीटिंग थी, उसमें सिग्नेचर किए गए और इसे इंडिया जापान डिफेंस कॉपरेशन कहा गया। यानी दोनों देशों के बीच में डिफेंस के रूप में ये सहयोग है और उस पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं। मतलब ये फाइनली हो चुका है। एएनआई की ये न्यूज आप देख सकते हैं। इंडिया जापान लुक एट जॉइंट नेवल शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद पैक्ट टू डीपन डिफेंस टाइज। यानी ये जो डिफेंस पैक्ट है ये थोड़ा सा आगे बढ़कर इसलिए है क्योंकि एक तो होता है कि आप सहयोग करेंगे कि भाई आप डिफेंस सेक्टर में सहयोग, लेकिन वो किस लेवल का होगा। तो यहां पर बाकायदा जापान और भारत इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत में डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। जापान पहली बार इस बात पर यहाँ सहमत हुआ है कि हम भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। यानी अलग अलग क्षेत्रों में जहां भारत को आवश्यकता होगी वहां पर हम डिफेंस के क्षेत्र में जो भी हमारे पास में वैल्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत के साथ में शेयर करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए आप, डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट टू डीपन डिफेंस कॉपरेशन। यहां देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट सेड टू साइड्स वुड एक्सप्लोर ग्रेटर यूज ऑफ पोर्ट्स एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी while वर्किंग टुवर्ड्स रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर शिप रिपेयर्स। यानी यहां पर ये देखिए आप कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं
कि जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उन दोनों को साझा किया जाएगा। वहां पर जहाजों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग के लिए फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। यानी भारत जापान के लिए सहयोग करेगा, जापान भारत के लिए सहयोग करेगा। तो ये अपने आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला और बहुत ही गहरा संबंध जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जापान ने पिछले कुछ सालों में या फिर कहें कि पिछले वर्ष में अपनी जो नीतियां हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। जापान अभी तक, जब 1945 से यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जब से नागासाकी हिरोशिमा वाली जो कहानी हुई थी और अमेरिका ने जापान को बैकफुट पर ला दिया था, उसके बाद जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने उठाई थी। और तब से लेकर अब तक जापान जो है एक डिफेंसिंग मोड में काम कर रहा था। यानी खुद की सेनाओं को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना, खुद की टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करना, और मुख्यतः सुरक्षा के लिए कह सकते हैं अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं सनाए तकाइची, इनके द्वारा अब जो है इसमें काफी बदलाव, अपनी नीतियों में बदलाव किए गए हैं। नीतियों में बदलाव किए गए, और यहाँ पर देखिए इनका एक आर्टिकल है इनके संविधान में, अनुच्छेद 9, और एक यहाँ पर एक प्रिंसिपल चलता है सेंसु वोई का सिद्धांत। उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल जो बनाए गए थे उनमें बदलाव किया गया, और इन्होंने ये कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेंगे, और उन 17 एलाइज कंट्रीज के साथ में जिनसे जापान के अच्छे रिलेशंस हैं, उनके साथ में हम सारे सैन्य उपकरण वगैरह जो हैं उनको साझा करेंगे। यानी एक्सपोर्ट पर जो एक तरीके से बैन लगा हुआ था उसको जापान ने हटा दिया है, और उसी के तहत इन्होंने अब भारत से अपने संबंधों को और विस्तार करने की सोची है। भारत से क्यों? क्योंकि भारत, पहली बात तो यह है कि भारत और जापान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, टैक्टिकल रिलेशंस हैं, वो लगभग 75 ईयर्स ओल्ड हैं, 75 साल के अच्छे संबंध हैं, और उसमें भारत और जापान हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। तो इन्होंने अभी चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए जापान के लिए सबसे बेहतर विकल्प है भारत, और भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प है जापान। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाया है। अब देखो, दोनों जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं। एक आप यहां पर समझिए यूनिकॉर्न परियोजना। यूनिकॉर्न परियोजना एक्चुअल में ये है क्या? यूनिकॉर्न एक विशाल एंटीना है जो कि इन जहाजों के ऊपर लगता है, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ में सूचनाओं को एकत्रित करता है। और जापान की ये एक कह सकते हैं कि यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको जापान किसी के साथ शेयर नहीं करता है। लेकिन पिछली बार जब जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी, तो उस समय ये डील जो है, उस समय चर्चा हुई थी इसकी, और ये डील हो गई थी, और इस डील को अब आगे बढ़ाने पर चर्चा यहाँ दोनों रक्षा मंत्रियों के द्वारा की गई है, कि यानी इस पर जो है इसकी समीक्षा की गई कि इसको अब आगे कैसे लाया जाए। ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में दुश्मन पर दूर से नजर रखना, इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा यहाँ पर डेवलप होता है। तो इस पर एक चर्चा की गई। जापान ने इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है और व्यापक दुनिया में शांति और स्थिरता के योगदान की बात की। तो यहाँ दोनों ही जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अपना जो ढांचा है उसको यहाँ पर टोक्यो के द्वारा कहा गया कि भाई इन्होंने ओपन किया है, उसका यहाँ स्वागत किया गया है। यानी अब देखो, दिल्ली में मिले राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी, इन्होंने ये कहा कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग मजबूत किया जाएगा। ये जापान की जो नौसेना है उसको कहा जाता है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, और भारतीय इंडियन नेवी को इंडियन नेवी कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की जाएंगी, उनका स्तर बढ़ाया जाएगा। जापान और भारत के बीच में जो समुद्री सुरक्षा है, नौसेना सहयोग है, रक्षा उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, सैन्य अभ्यास है, और डिफेंस जो इंडस्ट्री है, उन सभी में सहयोग बढ़ाने पर यहाँ पर सहमति इन दोनों देशों के बीच में हुई है। इसके अलावा देखिए आप कि दोनों पक्ष जो है समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाजों और सैन्य इकाइयों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ाएंगे। संयुक्त अभ्यास और सैन्य कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान भी होगा। बंदरगाहों और रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौसैनिक जहाज निर्माण में सहयोग की संभावना को बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंडियन नेवी और जापान की जो नौसेना है उनके बीच में जिस स्तर पर भी सहयोग हो सकता है, चाहे भले वो अभ्यास हो, चाहे पोर्ट की बात हो, चाहे रिपेयरिंग की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो,
हर लेवल पर यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी जो सूचनाएं हैं उनको साझा करने की बात हो, हर चीज पर यहाँ पर सहमति जताई गई है। यानी दोनों सेनाएं हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के लिए यहाँ पर सहमत हो गई हैं। दोनों पक्षों ने नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भारत की बात करें, तीनों सेनाएं हमारी हम बात करें, यानी इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें और आर्मी की बात करें, तो देखो हमारी आर्मी के पास में बहुत सारे एडवांस वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। हमारी एयरफोर्स जो है, वैसे तो अगर आप रैंकिंग के आधार पर देखेंगे तो क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है हमारी एयरफोर्स में, तो उसको लगभग तीसरे नंबर पर रखा गया है वैश्विक स्तर पर। लेकिन अगर आप फाइटर जेट्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो वहां हमारी एयरफोर्स जो है अभी भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी जो है, इसने पिछले 20 सालों से इतनी शानदार तैयारी की है कि इंडियन नेवी एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है। और अभी यहाँ पर प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो इतनी बढ़ा दी गई है इंडियन नेवी के द्वारा कि 40 दिन के अंदर एक आपको कोई ना कोई जो वॉरशिप है वो भारतीय नौसेना को शामिल होता हुआ दिख रहा है। यानी हर 40 दिन में, इन्होंने दावा भी किया है कि हर 40 डेज में हम एक वॉरशिप इंडियन नेवी को दे रहे हैं। तो ये अपने आप में जो प्रोडक्शन का जो लेवल है, प्रोडक्शन की जो स्पीड है, वो काबिले तारीफ है। इसी बात को जापान, यहाँ पर जापान सराहना कर रहा है और जापान ने कहा है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है और आपके प्रोडक्शन का जो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत अब ज्यादातर जितने भी वॉरशिप बना रहा है, युद्धपोत, चाहे डेस्ट्रॉयर हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, चाहे कॉर्वेट्स हो, और इवन तक एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमने आईएनएस विक्रांत खुद का बना लिया है, तो वो हम स्वदेशी तकनीक से बना रहे हैं। मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं उसके हम भारत के हैं। उसमें आप मान के चलिए 70 से 80% तक जो है वो पूरा भारत से बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो भारत की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है और जापान की जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो यहाँ एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जापान इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा इकोसिस्टम भारत के साथ बनाने के लिए तैयार है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत भारत की उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल पर भी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कॉपरेशन हुआ है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हुई भारतीय सेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास की। इन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच लगातार जो सैन्य अभ्यास हैं उनको बढ़ाया जाएगा। जैसे कि एक होता है धर्म गार्जियन, एक होता है जेमैक्स। इन युद्ध अभ्यासों का विस्तार किया जाएगा। अभी 2026 में एक युद्ध अभ्यास होने वाला है, वीर गॉर्जियन 26, और इसमें जापान की जो नेवी है, जिसको वायु आत्मरक्षा सेना कहते हैं, उसके सैनिक जो हैं पूरी तरह से पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक और महत्वपूर्ण बात है। रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर, यहाँ पर जापान ने ये कहा है कि भाई हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। बहुत सारी चीजों पर सहमति हो गई है और जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को भी हम आपके साथ में एक तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर एक सहमति जब बनी है, और ये सब कुछ जो है वो किसको ध्यान में रखकर हो रहा है, ये ड्रैगन यानी चाइना को देख ध्यान में रखकर हो रहा है। जापान जो है उसकी भी नजरें जो है वो किस पर टिकी हुई हैं, चाइना पर, और भारत की भी चीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है, चाहे वो जापान के लिए हो चाहे इंडिया के लिए हो, वो क्या है, चाइना है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर चाइना है और ये आपका समुद्री क्षेत्र है। तो इसलिए नई दिल्ली इस समय उन देशों के साथ में अपने रिश्तों को संभाल रही है, सुधार रही है, जो कहीं ना कहीं चाइना के सामने खड़े हो सकते हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और जापान भी इसी तरीके से। अब देखो एक नजर आप डालें कि जुलाई में जो एक मीटिंग हुई थी, या फिर हम कहें कि इनकी यात्रा हुई थी, जापान की प्रधानमंत्री जो हैं सनाए तकाइची, उस समय काफी कुछ जो है मेमोरेंडम हुए थे, बहुत सारी चीजों पर सहमति जताई गई थी। अगर उन पर एक बार नजर डालें तो उसी का परिणाम ये आपको नजर सामने आएगा। वर्तमान की जो चीजें हैं, यहाँ लगभग 16 पॉइंट जो थे जिन पर सहमति बनी थी, और जिसको जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा ये शेयर किया गया था। थोड़ा सा हम इस पर एक एक नजर डालें। देखिए, इंडिया जापान जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये आउटकम फर्स्ट था। यानी भारत और जापान के बीच में
चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हों, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, इन सब के बीच में जो है एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए बात कही गई। फिर यहाँ पर देखिए इंडिया जापान जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको डेवलप करने के लिए सहमति यहाँ पर बनी थी। फिर तीसरा स्टेटमेंट नेचुरल गैस है, इंडिया जापान मिनिस्ट्री इकोनॉमी है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इन पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पर भी एक एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये आप समझिए कि यहाँ पर मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उन सभी में भारत और जापान के बीच में बड़े एग्रीमेंट इस समय हुए हैं। सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये मैंने आपको बताया था इंडिया जापान के कितने साल हो गए, 75 साल के आसपास, तो इसको सेलिब्रेट किया गया। मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ बैटरीज, जो ईवी का इकोसिस्टम चल रहा है जिसमें भारत बहुत आगे तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन भारत के सामने एक बड़ी समस्या है बैटरी की। बैटरी की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, वो चीन से हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जापान ने सहयोग करने के लिए यहाँ पर एक मेमोरेंडम किया था। मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण हैं या दवाइयां हैं उस पर भी यहाँ पर मेमोरेंडम हुआ था। फिर फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसको इसमें भी कॉपरेशन के लिए बात हुई थी, यानी जो जियोलॉजी है, भू विज्ञान है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिजों का किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, उस पर भी बात बनी थी। यहाँ पर कोऑपरेटिव लेड बायोगैस डेवलपमेंट इन इंडिया, इस तरीके से यानी यहाँ पर एक सपोर्ट किया जाएगा। ये इंडिया जापान के बीच में बायोगैस ग्रोथ जो है उसको लेकर बात हुई थी। फिर यहाँ पर देखिए आप जो टेक्निकल क्षेत्र की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, भारत जैन टेक्नोलॉजी और जापान की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एनआईआई, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और एआई रिसर्च इकोसिस्टम जो है उसको डेवलप करने के लिए। फिर यहाँ पर एक एमओयू हुआ किसके बीच में? इंडिया एआई मिशन एंड एमईटीआई जापान और इन दोनों के बीच में एआई के इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये मेमोरेंडम हुआ था। तो ये सारे जो मेमोरेंडम हैं अगर आप देखेंगे, चाहे भले ही बायोटेक्नोलॉजी हो, साइंस जिसमें साइंस डीप टेक हो, जापानीज फाइनेंशियल अथॉरिटीज हो, इन सभी के बीच में एक बड़े मेमोरेंडम जो है पिछले उसमें मीटिंग में हो चुके हैं, दोनों प्रधानमंत्री के लेवल पर जो मीटिंग हुई थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत और जापान का जो स्ट्रेटेजिकल जो पार्टनरशिप है या रिलेशंस हैं, वो एक नए चैप्टर में, नए अध्याय में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? इसकी समय की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस तरीके से यूएस और चाइना कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में भारत बैठा नहीं रह सकता, भारत को अपनी गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ था, मक्का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भारत कहीं ना कहीं तलाश में था, भारत अपनी जगह नहीं तलाश पा रहा था, भारत अपनी स्थिति को बता नहीं पा रहा था कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और भी चीजें अभी बहुत जल्दी आपको सामने देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं डिफेंस पैक्ट जो है उनमें आगे बढ़ेगा। हालांकि भारत की और पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आत्मनिर्भर हैं, सक्षम हैं हर तरह से, लेकिन दुश्मन को कम आंकना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस क्षेत्र में भारत अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। तो ये था दोस्तों आज का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे भारत और जापान के संबंध जो हैं उनको लेकर जो हमने चर्चा की है, जो विश्लेषण किया है, उसमें आप समझ पाए होंगे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू में ये रिलेशन आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।